नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज हमारा जो चैप्टर है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, एक इकोनॉमी में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं या इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या है, इकोनॉमी में हम चाहते क्या है। सबसे पहली चीज हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्राइसेस स्टेबल रहे, ना बहुत ज्यादा बढ़े ना बहुत ज्यादा घटे। एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ होती रहे, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में रहे, और अगर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो हमारे हैं वो ग्रो करते रहे। तो इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए, अपने आप तो ये अचीव होने वाली नहीं, तो इन सब चीजों को अचीव करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज बनानी होती हैं, और उन पॉलिसीज को बोला जाता है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम दो तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के चलते हैं। पहली पॉलिसी होती है, मैंने कहा इकोनॉमिक पॉलिसी, और इन इकोनॉमिक पॉलिसीज को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। वन इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। देखिए, फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसको डायरेक्टली गवर्नमेंट अप्लाई करती है अपने बजट के थ्रू, और मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसको उस कंट्री का सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में एक बात आप बिल्कुल क्लियर दिमाग में बिठा लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सरकार का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये और बात है कि सरकार मॉनेटरी पॉलिसी पर आरबीआई को सजेशंस दे सकती है, लेकिन डायरेक्टली इस मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करने का काम किसका है, उस कंट्री के सेंट्रल बैंक का है। जैसे इंडिया में आरबीआई सेंट्रल बैंक है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करता है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मैंने कहा मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। पॉलिसी, देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली वो पॉलिसी है जिसके थ्रू किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक उस कंट्री में मनी डिमांड और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। किस लिए? जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे, प्राइस स्टेबिलिटी या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम अचीव करना या एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज करना, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का वो समूह, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का वो समूह जिसके थ्रू आरबीआई मनी डिमांड और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बेसिकली दो तरह की हो सकती है। एक एक्सपेंशनरी और दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। पहली बात मैंने करी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की, और दूसरी बात मैंने करी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हम बोलते हैं चीप मॉनेटरी पॉलिसी, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसको डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सेंट्रल बैंक किसी भी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को या फ्लो ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज करने का ऑब्जेक्ट रखता है, जबकि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्ट क्रेडिट के फ्लो को या मनी सप्लाई को
रिड्यूस करने का होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि एक्सपेंशनरी कब बनाई जाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी कब बनाई जाती है। देखिए, जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। जबकि जब इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी एक्टिविटीज हो रही होती है, इकोनॉमी में तेजी की सिचुएशन होती है, तो उनको स्लो डाउन करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे, करंट जो इंडियन इकोनॉमी है वो बेसिकली इस समय लॉकडाउन से गुजर रही है। कोरोना महामारी ने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का बैंड बजा के रखा हुआ। इकोनॉमी लॉकडाउन में कंप्लीटली ठप हो चुकी है। आज के डेट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना के बराबर है। सेकेंड लॉकडाउन में सरकार ने थोड़ी बहुत रियायतें दी हैं, मनरेगा जैसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इन सारी चीजों में थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू है, बाकी मोटा मोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आज की डेट में ठप पड़ी हुई है। दैट इज इट इज अ सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन की सिचुएशन इंडिया में है। तो अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को कम किया है। क्यों किया? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट यह है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को राहत दी जा सके और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन आज की डेट में इंडिया में है, यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन पर इसकी सिचुएशन में खत्म होने की कगार खत्म है, लगभग खत्म है, क्योंकि आज की डेट में अभी तक हम लॉकडाउन के फेज में है। तो जब इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शनरी एक्टिविटीज होती हैं तब तो हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं, और जब इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत तेज है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो उस सिचुएशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को काम डाउन करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए हम क्या लगाते हैं? सेंट्रल बैंक क्या लगाता है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाता है। तो पहली बात, आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। वाइस वर्सा है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्लो डाउन होता है तो हम उनको बूस्ट अप करने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक्सपेंशन होता है तो उनको स्लो डाउन करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और कितने तरह की होती है। अब देखिए, अब हम अगली बात करते हैं, भाई मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करती है या किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। मैंने कहा ये इंडिया है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, इंडिया में इस समय एक करंट प्रॉब्लम जो चल रही है वो चल रही है इकोनॉमिक स्लो डाउन की प्रॉब्लम है। तो ये हमारा क्या है? देखिए, अल्टीमेट हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये दो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट हमारा ये है ऑब्जेक्ट कि हम इस समय इकोनॉमिक स्लो डाउन की सिचुएशन में गुजर रहे हैं। अब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेगा, जिसमें कोई भी यूज किया जा सकता है। सीआरआर यूज हो गया, एसएलआर यूज हो गया, रेपो रेट यूज हो गया, रिवर्स रेपो रेट यूज होगी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज हो गई, जो भी है। इससे आरबीआई क्या करेगा? सबसे पहले इस इकोनॉमिक स्लो डाउन को काउंटर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेगा। ठीक है, इससे इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट हमारा पूरा होगा स्टेबिलिटी का। प्राइसेस में स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्टेबिलिटी आएगी, और फिर अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हम क्या अचीव करने वाले हैं? ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक है जो एक इंस्टीट्यूशन है, इसने इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने, अपनी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने। किस बात के लिए? फिलहाल हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन, और पीछे की हमारी जो इकोनॉमी है पिछले 5-6 महीने की, उसमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन पे थी, हमारी ग्रोथ रेट 4.5% आ चुकी थी। तो करंट प्रॉब्लम हमारी क्या है?
प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो है इकोनॉमिक स्लोडाउन का। इस इकोनॉमिक स्लोडाउन को काउंटर करने के लिए यहां पर आरबीआई इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई करेगा। इससे पहले जो बात होगी वो इकोनॉमिक स्लोडाउन को काउंटर किया जाएगा, इससे दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा जो इकोनॉमिक स्लोडाउन काउंटर होगा, तब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और इस स्टेबिलिटी के थ्रू हम क्या अचीव करने वाले हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ को अचीव करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या है। नेक्स्ट बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क या मॉनेटरी पॉलिसी एग्जीक्यूशन हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हम इस मॉनेटरी पॉलिसी से चाहते क्या हैं, हम किन किन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए इस मॉनेटरी पॉलिसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, किन चैनल्स के थ्रू किया जाएगा, इन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए हम कौन कौन से चैनल काम में लेने, रास्ते कौन से काम में लेने वाले हैं, और उन चैनल्स के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज करने वाले हैं। क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। तो हम 3 हिस्सों में इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को पढ़ने वाले हैं। पहला, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, दूसरा इसके चैनल्स क्या है, इसको मॉनेटरी पॉलिसी एनालिटिक्स भी बोला जाता है, और तीसरा हम इसको के लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा या उसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इन 3 प्रोसीजर्स को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बोला जाता है। तो फ्रेमवर्क में 3 चीजें आ गई। पहली चीज, इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरी चीज कौन कौन से चैनल्स या एनालिटिक्स काम में लिए जाएंगे, और तीसरा हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर क्या होगा या इंस्ट्रूमेंट्स इसके लिए कौन से यूज किए जाने वाले। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो इसको हम बेसिकली 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्री केन्जियन पीरियड, यानी कि बिफोर 1936। ये वो दौर था जब इकोनॉमी में क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बोलबाला हुआ करता है, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स को हम फॉलो करते हैं। और आप सब लोगों ने पढ़ा है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को मानती ही नहीं थी, और उनका यह मानना था कि इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज होती है, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेसिकली एक ही आ सकती है, और वो आता है प्राइस लेवल का फ्लक्चुएशन। इस प्राइस लेवल के फ्लक्चुएशन को काउंटर करने के लिए हम कौन सी पॉलिसी बनाते थे, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते थे। तो इसका मतलब उस दौर में, कौन से दौर में, प्री केन्जियन पीरियड में या क्लासिकल पीरियड के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का केवल एक ऑब्जेक्ट था, और वो था प्राइसेस को स्टेबल रखना। ठीक है, जहां पर हमने या तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाया करते थे, या डिफ्लेशनरी सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज होता था। तो प्री केन्जियन पीरियड के अंदर केवल एक ऑब्जेक्ट को लेकर के मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती थी, और वो कौन सा था, प्राइस स्टेबिलिटी। अब आते हैं हम केन्जियन एंड पोस्ट केन्जियन पीरियड। केन्जियन पीरियड के अंदर जब 1936 में केन्स का उदय हुआ और क्लासिकल इकोनॉमिक्स खत्म हो गई, तो इस प्राइस स्टेबिलिटी की जगह एक वर्ड ने ले ली, एंड दैट वाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जैसे ही ये वर्ड यूज हुआ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी,
आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का स्कोप या ऑब्जेक्टिव वास्ट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर इकोनॉमिक्स के जितने भी पैरामीटर है, इकोनॉमी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उनको सबको स्टेबलाइज करना काम में आने लग गया। जिस एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, हमने सबसे पहले बात करी किसकी, प्राइस स्टेबिलिटी तो रहेगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसके बाद हम बात करें तो बीओपी का स्टेबलाइजेशन, फिर हम बात करें तो एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन, रेट को स्टेबलाइज करना, फिर लॉन्ग टर्म। तो पोस्ट कीनसियन पीरियड के अंदर पहली बात हमने कहा कि प्राइस स्टेबिलिटी की जगह ले ली किसने, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ने। और जैसे ये वर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यूज होता है तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड हो जाते हैं, और फिर हम बात करने लगते हैं किसकी, सबसे पहले वो तो रहेगा ही रहेगा, प्राइस स्टेबिलिटी तो रहेगा ही रहेगा। फिर हमने बात करी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फिर हमने बात करी इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर हमने बात करना स्टार्ट करी बीओपी का इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइजेशन, फिर एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन, फिर हमने बात करी इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई आदमी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको कम से कम मिनिमम एक रिटर्न तो मिलता रहे, अदरवाइज उसको इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है। और अगर मैं किसी कैपिटल को बोरो कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे भी कम से कम बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करने पड़े जिससे मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब सीधा सीधा हो गया कि इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो, ना डिफ्लेशन की प्रॉब्लम हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आदमी काम करने का इच्छुक है उसको काम मिलना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मैनेज करना ताकि इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो, बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स हमारे नहीं हो जाए या बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की दिक्कत नहीं है। एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन की हमारी करेंसी की वैल्यू ना तो बहुत ज्यादा बढ़े ना बहुत ज्यादा घटे। और लास्ट ऑब्जेक्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट का स्टेबलाइजेशन। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स लिए गए आपके पास्ट कीनसियन पीरियड के अंदर। आरबीआई एक्ट जब 1934 में बना तो उन्होंने इनको डायरेक्ट कुछ नहीं कहा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये कहता है कि the objects of bank is to regulate the issue of bank notes and keeping the reserves with a view to securing monetary policy in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage। यानी कि आपकी करेंसी और क्रेडिट के सिस्टम को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि इकोनॉमी को एडवांटेज मिले। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्टिव इंडिया के आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइन नहीं किए गए हैं। उन्होंने सीधा सीधा क्या कहा है कि करेंसी और क्रेडिट सिस्टम इसको इस तरीके से मैनेज किया जाए कि इकोनॉमी को क्या मिले, इकोनॉमी को मिले एडवांटेज, यानी कि इकोनॉमी को फायदा होना चाहिए। और इकोनॉमी को फायदा कब होगा, जब ये सारे पैरामीटर्स। तो डायरेक्टली आरबीआई एक्ट के अंदर, आरबीआई 1934 के एक्ट के अंदर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं, ये इनडायरेक्टली बात की गई है कि करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि इकोनॉमिक एडवांटेज की सिचुएशन को अचीव किया जा सके। तो मोटा मोटी जब हम समझने जाते हैं तो हम दो ही बातें करते हैं कि भाई प्री कीनसियन पीरियड के अंदर हमारा एक ही ऑब्जेक्ट था एंड दैट ऑब्जेक्ट वाज प्राइस स्टेबिलिटी, कि प्राइसेस को हमें स्टेबल रखना है और इकोनॉमी को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन से बचा के रखना है। पोस्ट कीनसियन इकोनॉमी में हमारे
ऑब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम प्राइस स्टेबिलिटी की जगह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करने लगते हैं। तो वहां पर हम प्राइस स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे, हम बीओपी इक्विलिब्रियम की भी बात करने वाले हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की भी बात करने वाले हैं, और लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट को मैनेज करने की भी बात करने वाले हैं। तो यहां आकर के हमारी दो चीजें खत्म होती हैं। फर्स्ट इज व्हाट वाज मॉनेटरी, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है, तो हमने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की बात करी। फिर मैंने आपसे बात करी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और कितने तरह की होती है, तो मैंने दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज पे बात करी। पहली बात मैंने करी किससे रिलेटेड, डियर मॉनेटरी पॉलिसी से, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहा, और दूसरा हमने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करी, जिसको हमने चीप मॉनेटरी पॉलिसी कहा। और उसके बाद मैंने आपसे ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करी, जिसमें हमने पहले तो प्री कीनजियन पीरियड में बात करी और उसके बाद हमने पोस्ट कीनजियन पीरियड के अंदर बात करी। अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।